जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को एंजॉय कर रहे हैं? चलें। हम ना पढ़ रहे थे पियाजे की थ्योरी और पियाजे की थ्योरी में हमने दो स्टेजेस पढ़ ली थी, सेंसरी मोटर स्टेज और प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसमें हमने हर स्टेज की करैक्टरिस्टिक्स देखी। मोस्टली करैक्टरिस्टिक्स तो हर स्टेज के नाम के अंदर ही छुपी हुई थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसकी तीसरी स्टेज, थर्ड स्टेज, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों के लिए, यानी 7 से 11 साल की उम्र के बच्चे इस स्टेज पर होते हैं। अगर हम तमाम साइकोलॉजिस्ट के हवाले से देखें तो ये मिडल एंड लेट चाइल्डहुड में आता है। ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो पीरियड है, ये मिडल एंड लेट चाइल्डहुड शुमार होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेज के नाम में उसके मीनिंग्स छुपे हैं। तो यहाँ पे आप देखें, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। ऑपरेशन का, जैसे हमने बताया कि ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे कंक्रीट का लफ्ज आया, तो कंक्रीट क्या है? कंक्रीट को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है और कंक्रीट क्या है। दोनों दोनों को मिला के समझना पड़ेगा। तो एब्स्ट्रैक्ट कोई ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक आपकी इमेजिनेशन से हो सकता है, लेकिन वो उस चीज को आप देख नहीं सकते, वो चीज आपके सामने नहीं हो सकती, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप जो है ना वो, यानी आपकी सेंसेस जो हैं वो मोस्टली सेंसेस उस पे असरअंदाज नहीं होती। उसका ताल्लुक एक इमेजिनेशन के साथ है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ख्याल है। जबकि कंक्रीट वो चीज है जो फिजिकली मौजूद है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप स्मेल कर सकते हैं, या इस तरह की कोई, यानी जिन पे आपकी सेंसेस अमल करती हैं, वो चीजें कंक्रीट हैं। तो क्लियर है कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है और कंक्रीट क्या है? जी, तो ये है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। अब यहाँ पे देखें, लॉजिकल थिंकिंग इस स्टेज में स्टार्ट हो गई है। इससे जो पहले वाली स्टेज थी उसमें हमने कहा कि इलॉजिकल थिंकिंग होती है बच्चों की। वो जो कॉज पेश करते हैं किसी इफेक्ट का, वो बिल्कुल इलॉजिकल होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि कुत्ता भौंक रहा था इसलिए ट्रेन आई, एक बच्चा ये कहता है। तो यानी ये कॉज बिल्कुल इलॉजिकल है, लॉजिकल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के अंदर लॉजिकल थॉट पैदा हो गया है 7 से 11 साल की उम्र में। लेकिन वो लॉजिकल थॉट कैसा है? वो लॉजिकल थॉट एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो लॉजिकल थॉट कंक्रीट है। कंक्रीट का मतलब ये है कि बच्चे लॉजिकली तब सोचते हैं जब उनकी नजर के सामने कुछ होता है। अगर नजर के सामने कुछ नहीं है तो फिर वो लॉजिकली नहीं सोचेंगे, यानी अभी तक वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तक नहीं पहुंचे। वो जो उनकी नजर के सामने होगा उसके मुताबिक वो लॉजिकली सोचेंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी उनकी वो डेवलप नहीं हुई है स्टेज पर। ये बात आपने याद रखनी है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट नहीं होती। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप्स, यानी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई। उसके बाद अगली जो इस जो स्टेज है ना, इसकी एक पहचान है इस चीज से, रिवर्सिबिलिटी। आगे रिवर्सिबिलिटी अगर आपको नजर आ रहा है, रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्स रिवर्स का मतलब क्या होता है भला? वापस लौट जाना। तो यानी उल्ट होना, एक चीज के उल्ट होना, रिवर्स होना, उल्ट होना, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी ये है कि बच्चे एक काम करते हैं, हमने लास्ट स्टेज में देखा था इरिवर्सिबिलिटी थी कि बच्चे एक काम करते हैं उसके उल्ट नहीं कर सकते।
यहाँ पे आके रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो गई है। पहले वाली स्टेज में क्या था, इरिवर्सिबिलिटी थी, यहाँ पे आके रिवर्सिबिलिटी पैदा हो गई। बच्चे जो हैं वो जो एक काम करते हैं सेम उसके उल्ट भी वो काम कर सकते हैं इस स्टेज में। जैसा कि मैंने बताया कि प्याजे अपने बच्चे को स्कूल लेके गया था, उसने बच्चे से कहा कि अब तुम्हें स्कूल का रास्ता आ गया है। जब वो स्कूल लेके पहुंचा तो बच्चे ने कहा कि मुझे स्कूल आने का रास्ता तो पता है लेकिन स्कूल से वापस घर जाने का रास्ता नहीं आता। ये इससे पिछली प्री ऑपरेशनल स्टेज में था। लेकिन इस स्टेज में बच्चा अगर स्कूल गया है, उसको स्कूल के रास्ते का पता चल गया तो वो वापस उसी रास्ते पे आ सकता है। रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो गई है बच्चे के अंदर। अच्छा, रिवर्सिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो है चाइल्ड लर्न कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ साथ इसमें एक और चीज भी है। हमने वो जो लास्ट स्टेज में पढ़ा था कि सेंट्रेशन डिवेलप्स हमने पढ़ा था लास्ट स्टेज में। अगर आप देखें, हमने पढ़ा था कि बच्चे के अंदर सेंट्रेशन डिवेलप हो जाती है। सेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन ये है कि वो बच्चा एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करता है, बाकी एस्पेक्ट्स को नहीं देखता। लेकिन या बच्चा कम या ज्यादा की गलती करता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन हमने कहा था। इस स्टेज में ये चीज खत्म हो जाती है, डिसेंट्रेशन आ जाती है। यानी बच्चा क्या करता है, यहाँ पे ये डिसेंट्रेशन नहीं लिखा गया, इस स्लाइड में होना चाहिए था क्योंकि डिसेंट्रेशन इसकी वो, लेकिन आप जो ऊपर वाली स्टेज है इससे पहले वाली, ऊपर वाली जो स्टेज है उसमें देखिए सेंट्रेशन जो लिखा हुआ है, उसकी जगह इस स्टेज में आप करेंगे डिसेंट्रेशन। यानी बच्चा जो है वो अब सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता, बाकी एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करता है, कम या ज्यादा की गलती नहीं करता। यानी अगर बच्चा सिर्फ हाइट को देख रहा है लास्ट वाली स्टेज में, तो इस स्टेज में आके वो हाइट को भी देखेगा, विड्थ को भी देखेगा। जैसे कि मैंने जूस के गिलास की मिसाल दी थी कि एक लंबे जूस वाला गिलास वो कहता है इसमें ज्यादा जूस है, जबकि चौड़े गिलास में वो कहता है कि कम है, हालांकि दोनों में एक जैसा है। तो यहाँ पे आके उसके अंदर डिसेंट्रेशन डेवलप हो गई है, वो हाइट को भी देखेगा, विड्थ को भी देखेगा। पहले सिर्फ एक चीज को देखता था, यहाँ पे डिसेंट्रेशन आ गई, वो एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स को देखेगा बच्चा। उसके बाद आया है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बच्चा जो है वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप सीख लेता है। लॉजिकल थिंकिंग में क्या चीज अहम होती है? लॉजिकल थिंकिंग होती यही है कि किसी इफेक्ट का कॉज पता हो, ये चीज क्यों हुई, तो उसकी लॉजिक का पता हो, उसका क्या कॉज है। यही असल में लॉजिकल थिंकिंग है। तो लास्ट स्टेज में हमने देखा कि बच्चे वो कॉज गलत बताते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं इस वाली स्टेज में जो बच्चे हैं वो कॉज ठीक बताएंगे। मतलब अगर आप बच्चे से पूछते हैं कि पानी गर्म करते हैं तो पानी कहाँ चला जाता है, तो बच्चा बताएगा कि पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। यहाँ पे आके उनका कॉज ठीक हो गया है। पहले उनकी लॉजिक्स जो हैं वो पहले जो उनकी है वो इलॉजिकल रीजनिंग थी, अब लॉजिकल रीजनिंग हो गई है, लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो गई है, लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, एक इस स्टेज की एक और खास खास चीज है, एक और खास चीज, यानी ये तो हमने वो देखा ना पहले वाली स्टेज के सब कुछ उल्ट हो रहा है, ये पहली चीजें। तो इसमें एक नई चीज है जो स्टेज को वो यूं समझ लें कि इस स्टेज को ही क्लासिफाई कर देती है, वो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के साथ आगे लिखा हुआ है सीरिएशन। क्लासिफिकेशन या सीरिएशन डेवलप हो जाती है। इसमें देखें क्लासिफिकेशन कैसे है। क्लासिफिकेशन ऐसे है कि बच्चे जो हैं वो क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। अगर आप बच्चे को ज्योमेट्रिकल शेप्स देते हैं, कुछ आप दे देते हैं उसको वो तकूने दे देते हैं, कुछ स्क्वायर दे देते हैं, कुछ रेक्टेंगल्स दे देते हैं, इस तरह की चीज़ें, और मुख्तलिफ रंगों में ये दे देते हैं। तो पहले जो बच्चा है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रहा था, तो अब बच्चा जो है वो एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स को देखेगा, क्लासिफिकेशन करेगा। यानी वो जो जितनी सारी रेक्टेंगुलर्स होगी उनको इकट्ठा करके रखेगा। अगर कुछ रेक्टेंगुलर्स का कलर सेम है तो वो सेम कलर की रेक्टेंगुलर्स एक साइड पे कर लेगा, या
अगर रेक्टेंगुलर ज़्यादा हैं और कलर्स मुख्तलिफ हैं तो कलर को इग्नोर करके कलर को इग्नोर भी कर देगा, लेकिन वो उसको रेक्टेंगल्स को रेक्टेंगल्स के साथ रखेगा, स्क्वायर्स को स्क्वायर के साथ रखेगा। या फर्ज कर लें आप ऐसा करते हैं कि बच्चे के सामने काफ़ी चीज़ें रख देते हैं, बिस्किट के डब्बे रख देते हैं, टॉयज़ में बिस्किट के डब्बे रखते हैं, उसमें गाला बिस्किट हैं, कैंडी बिस्किट हैं, सुपर बिस्किट हैं, या कोई टॉयज़ रख देते हैं, उसमें गाड़ियाँ हैं, उसके भालू हैं, कोई गन्स हैं। तो बच्चा जो है वो बिस्किट के डब्बे जो अलग रखेगा, टॉयज़ अलग रखेगा, गन्स को अलग रखेगा। अब अगर बिस्किट में गाला के ज़्यादा पैकेट हैं तो गाला के पैकेट्स को इकट्ठा करके रखेगा, कैंडी के पैकेट्स को इकट्ठा करके रखेगा, सुपर के पैकेट्स को इकट्ठा करके रखेगा। यानी वो इस तरह से चीज़ों को क्लासिफाई करेगा। क्लासिफाई यानी बच्चे को क्लासिफाई करना आ गया है इस स्टेज पे। सीरिएशन जो है ये भी एक किस्म की क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन सीरिएशन का मतलब होता है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देना। यानी बच्चा सबसे पहले छोटी चीज, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या तो ऐसे तरतीब देगा या फिर सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह करके तरतीब देगा। ये सीरिएशन है, इसको सीरिएशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन और सीरिएशन ये इस स्टेज में बच्चे की डिवेलप हो जाती हैं। उसके बाद है ट्रांजिटिविटी। उसके बाद अगली जो चीज यह इस स्टेज में डिवेलप होती है वो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है? टू कंक्लूड फ्रॉम रिलेशनशिप अमंग ऑब्जेक्ट्स। फर्ज कर लें तीन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान दो रिलेशनशिप दिए गए हैं, उनमें से बच्चा तीसरे रिलेशनशिप का कंक्लूजन खुद ही निकाल लेता है। कैसे? प्याजे ने अपने बच्चे को ये टास्क दिया था। मैं कल भी आपको बता रहा था कि प्याजे ने अपने बच्चों पे काफ़ी सारे तजुर्बात किए थे। उसने अपने बच्चे को ये टास्क दिया कि ए जो है ये बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए और सी का क्या क्या कनेक्शन होगा, ए और सी का क्या रिलेशनशिप होगा। यानी ए और बी का रिलेशनशिप ये है कि ए बड़ा है बी से, और बी और सी का रिलेशनशिप ये है कि बी बड़ा है सी से, तो ए और सी का रिलेशनशिप क्या होगा। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने एक पेंसिल निकाली, उसको नाम दिया ए। उसने देखा कि ए बी से बड़ा है, फिर उसने एक उससे छोटी पेंसिल निकाली, उसको नाम उसने दिया बी, जो कि ए से छोटी थी। फिर उसने देखा कि रिलेशनशिप पे बी बड़ा है सी से, उसने देखा कि बी वाली पेंसिल जो सी वाली पेंसिल है वो बी वाली पेंसिल से भी छोटी होगी, उसने एक उससे भी छोटी पेंसिल निकाली और उसका नाम रखा सी। अब उसने रिलेशनशिप पता करना है ए और सी का, तो उसने बी वाली पेंसिल को दरमियान से निकाल दिया और उसने देखा कि जो ए वाली पेंसिल है वो बड़ी है सी वाली पेंसिल से, तो उसने इसको कंक्लूड किया कि ए जो है ये बड़ा है सी से। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए जो है ये सी से बड़ा है। उसने इसको अ, ऐसे करके कंक्लूड किया। अब देखें, ऐसा भी हो सकता था कि वो बताता कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, और ए और सी का क्या होगा रिलेशनशिप, तो बच्चा बगैर पेंसिल निकाले ये बता देता कि ए बड़ा है सी से। अगर वो बगैर पेंसिल निकाले बगैर देखे बता देता तो ये थी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लेकिन उसने देख के किया इसलिए ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट लॉजिकल थिंकिंग है, देख के करना। बच्चा देख के कर रहा है, अभी उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप नहीं हुई। ये समझ आई है जो मैंने बात की है आप लोगों को कि जी जी। तो आप ना रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हम ना पहले ही बड़े स्लो हैं, हम पहले ही बहुत स्लो हैं, और अगर हमने ज़्यादा टाइम लेते रहे तो ये इसी पे फंसे रहेंगे, प्याजे पे, इससे आगे नहीं निकल सकेंगे। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं चौथी स्टेज की तरफ, फोर्थ स्टेज की तरफ, जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये एक इशू हो गया है कि स्लाइड मैंने आगे मजीद भी बनाई थी, लेकिन मुझे लगता है वो आ नहीं सकी। चलें इस पे डिस्कस करते हैं। चलें, ये
अच्छा, आप देखें ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बाद भी कोई है? स्लाइड नहीं है? अच्छा, हाँ चलें फिर। हमें वो मुझे आपको orally बताना पड़ेगा, फिर या तो आप रिकॉर्डिंग पे इंसार करेंगे या फिर आप लिख सकते हैं। तो ये अभी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को हम देखते हैं। इसमें आपको ज़रूरत नहीं होगी किसी चीज़ की। इसकी स्लाइड मुझे चलें ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि अब हम फोर्थ स्टेज पे आते हैं। फोर्थ स्टेज जो कि है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च की और इससे अ, यानी इससे जो रिसर्च है, इस रिसर्च ये जो रिसर्च है ये उसने की, अपने बच्चों पे भी की और बच्चों पे भी की। और जो रिसर्च है वो रिसर्च को प्याजे कहता है कि रिसर्च इज समथिंग फॉर्मल। रिसर्च एक फॉर्मल चीज होती है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है? हाईली साइंटिफिक। जो चीज प्लानिंग के साथ की जाए। फॉर्मल का मतलब ये है कि जो चीज प्लानिंग के साथ की जाए, साइंटिफिक अंदाज में की जाए, वो फॉर्मल होती है। जो फॉर्मल, अगर हम वैसे फॉर्मल यूज करते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो एक रूल्स के मुताबिक होती है, सारा कुछ बना बना होता है, ये फॉर्मल एजुकेशन होती है। जो सोसाइटी से हम सीखते हैं वो नॉन फॉर्म वो इनफॉर्मल होती है। नॉन फॉर्मल थोड़ी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, तो ये फॉर्मल जो है, फॉर्मल का मतलब है कि साइंटिफिक होना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर नाम में मीनिंग छुपे हैं, तो यहाँ पे आप ये कह लें कि बच्चे की साइंटिफिक सोच डिवेलप हो गई है। जो लिटिल साइंटिस्ट प्याजे ने कहा था कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, वो अब एडोलेसेंस में आके कंप्लीट साइंटिस्ट बन गए हैं। वो साइंसदान की तरह फॉर्मल तरीके से इस स्टेज में सोचेंगे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में टेक्निकल अंदाज में सोचेंगे। यहाँ पे बच्चों की प्लान्ड रीजनिंग या लॉजिक, प्लान्ड लॉजिक डेवलप हो जाती है, यानी साइंटिफिक लॉजिक। प्लान्ड का मतलब भी साइंटिफिक है। साइंटिफिक लॉजिक जो है वो यहाँ पे डेवलप हो गई है। अच्छा, इस स्टेज का जो सबसे सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे अहम करेक्टरिस्टिक है इस स्टेज की, वो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, आप इसको कह सकते हैं। इस स्टेज में बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप कर लेते हैं, यानी बच्चे चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं देखे बगैर। लास्ट वाली स्टेज में बच्चा अगर कोई कंक्लूजन दे रहा है तो वो दे रहा है देख के, चीज़ों को देख के कंक्रीट लॉजिक दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे देखे बगैर भी बता सकते हैं, देखे बगैर कंक्लूड कर सकते हैं, अपने जहन के अंदर इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन होगा। यानी बच्चों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थॉट डेवलप हो गया स्टेज में। उसके बाद जो अगली चीज़ डेवलप होती है वो है डिडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव क्या है? बहुत सारे लोग बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया है डिडक्टिव और इंडक्टिव पे। इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है? इसमें हम ये दोनों चीज़ों को देखेंगे। इंडक्टिव होती है ऐसी कि आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल्स मौजूद होती हैं, उन एग्जांपल्स को देख के आप जनरल रूल बनाते हैं। कैसे एग्जांपल मौजूद है? फर्ज कर लें आप केपी के गए हैं, आपने देखा एक पठान है वो बड़ा असूलों का पक्का है। फिर आप दूसरे पठान से मिले, उसको आपने देखा वो भी असूलों का बड़ा पक्का है। तीसरे से मिले आप, वो भी असूलों का बड़ा पक्का है। चौथे से, पांचवें से, इसी तरह आप कम से कम 50 पठानों से मिले, वो असूलों के बड़े पक्के हैं। ये शायद हमारे साथ केपीके के कोई एक दो लोग मौजूद भी हैं, तो वो अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो माइंड ना कीजिएगा। तो वो, हाँ, तो यानी वो असूलों के बड़े हम कहें वो असूलों के बड़े पक्के हैं। आप 50 लोगों से मिलते हैं, आपके सामने 50 एग्जाम्पल्स हैं कि वो असूलों के बड़े पक्के हैं, तो उससे आप एक जनरल रूल बना लेंगे। वो रूल ये होगा कि केपीके के पठान असूलों के पक्के हैं। फिर आप ये थ्योरी बना लेंगे। ये चीज़ है इंडक्टिव, यानी आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, एग्जाम्पल से आपने एक रूल बना लिया। ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव है। जबकि जो डिडक्टिव है, डिडक्टिव ये है कि आपके पास एक जनरल रूल मौजूद है, उसके बाद आप उस रूल के मुताबिक स्पेसिफिक एग्जांपल्स तलाश करते हैं। रूल मतलब रूल आपके पास, फर्ज कर लें यही रूल आपके पास है, आपको कोई कहता है
कि ये जो पठान है ये असूलों के पक्के होते हैं। अब आपके पास कोई उसकी एविडेंस नहीं है, उसकी एग्जांपल कोई आपके सामने नहीं है, आपको उन पर रिसर्च करनी पड़ेगी, पठानों से मिलना पड़ेगा, उनके रवैयों को नोट करना पड़ेगा। उनको रवैयों को नोट करने के बाद आप देखेंगे कि ये चीज़, ये जो थ्योरी है ये ठीक है या नहीं है, ये जनरल रूल जो है ये ठीक है या नहीं है। ये है डिडक्टिव। अच्छा, इंडक्टिव थिंकिंग जो है ये तो शुरू से ही होती है। बच्चे बच्चे जब पैदा होते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग तो उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं, उनको पता चलता जाता है कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, इसका ये रूल है, इसका ये रूल है। वो बच्चों को, अब देखें बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमें रूल्स ऑफ ग्रामर का पता नहीं होता इंग्लिश में, लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो ठीक लिख लेते हैं, हालांकि हमें उस रूल का नहीं पता। अब क्या है, हमने उस तरह का लिखा हुआ देखा है, उस तरह का लिखा हुआ पढ़ा है, उस तरह का अपने सामने देखा है, तो बच्चे शुरू से ही जो कुछ देखते हैं उससे उनकी इंडक्टिव थिंकिंग तो उनकी डेवलप हो जाती है, इंडक्टिव रीजनिंग तो। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग जाके एडोलसेंस में जाके, प्याजे के मुताबिक, प्याजे कहता है कि जो बच्चों की डिडक्टिव थिंकिंग है ये एडोलसेंस में जाके डेवलप होती है, उससे पहले बच्चों के की इसीलिए कहते हैं ना कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको इंडक्टिव मेथड से पढ़ाएं, डिडक्टिव मेथड से ना पढ़ाएं। उनको डिडक्टिव मेथड की समझ नहीं आएगी, उनको अभी इंक्वायरी करना, रिसर्च करना नहीं आता। वो आप उनके सामने एक जनरल रूल रख देंगे और उस रूल से कहेंगे कि उनको इसकी एग्जांपल्स तलाश करो, तो वो नहीं तलाश कर सकेंगे। आप उनको पहले एग्जांपल्स बताएं, फिर वो रूल बताएं, तो बच्चे उसको पिक कर लेंगे। जबकि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो भी इंडक्टिव और डिडक्टिव को मिला के, हायर क्लासेस में दोनों को मिला के इस्तेमाल करें, इंडक्टिव मेथड को और डिडक्टिव मेथड को, ताकि बच्चों को ठीक तरह से समझ आए। अच्छा, तो ये बात है कि इंडक्टिव का मतलब है कि आप स्पेसिफिक एग्जांपल से जनरल रूल की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्टिव का मतलब है कि आप जनरल रूल से स्पेसिफिक एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। जी, आपको समझ आई इंडक्टिव का क्या मतलब है और डिडक्टिव का क्या मतलब है? डिडक्टिव ये है कि आपको एक जनरल रूल दे दिया गया, आपको थ्योरी बता दी गई, ठीक है, आपको आपको थ्योरी बता दी गई कि जमीन जो है ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है, आपको थ्योरी बता दी गई, थ्योरी आपको बता दी गई, जनरल रूल आपको बता दिया गया। अब आपने एग्जाम्पल्स, इसकी क्या वजूहात हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा जल्दी गिरती है, कौन सी देर से गिरती है, किस ये इसमें वजन का कोई किरदार है या क्या है, ये चीज़ें आपने बाद में देखनी है, आपको रूल बता दिया गया। दूसरा है कि आप आपने एक गेंद फेंकी, वो ज़मीन पे गिरी, गेंद छोड़ी तो वो ज़मीन पे गिरी, कोई और चीज़ ऊपर से गिरी तो वो ज़मीन पे गिरी, सेब गिरा तो ज़मीन पे गिरा। आपने ये सारी एग्जाम्पल्स देखी और इन एग्जाम्पल के थ्रू आपने ये जनरल रूल बनाया कि ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो ये इंडक्टिव है। जब आप स्पेसिफिक से वो जनरल की तरफ जाते हैं तो ये इंडक्टिव है। जब आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो ये डिडक्टिव है। स्पेसिफिक जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने मौजूद होती हैं। अगर आपको किसी रूल्स की स्पेसिफिक एग्जांपल तलाश करनी पड़े तो वो एक मुश्किल काम है। अगर आप स्पेसिफिक एग्जांपल को देख के कोई रूल बनाएं तो वो आसान है। अगर आपको किसी रूल के मुताबिक एग्जांपल्स देखनी पड़े स्पेसिफिक, तो वो आपके लिए मुश्किल है। समझ आइए, आनी चाहिए वैसे। जी, तो हम ये देखें, ये इस स्टेज में आके जो बच्चे हैं ये अब, वालेकुम अस्सलाम, जी तुसी बैठो, हाँ मैं क्लास पढ़ा रहा जी। अब प्याजे कहता है, प्याजे कहता है कि बच्चे अब बन रहे हैं साइंसदान, बच्चे बल्कि बन गए हैं साइंसदान। अब वो साइंसी रिसर्च करेंगे और रिसर्च में सबसे पहला स्टेप होता है कोई हिपोथेसिस बनाना। हिपोथेसिस बनाना, हिपोथेसिस कैसे बनते हैं, यहाँ पे ये जो अगले अगली इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग बिगिंस। बच्चों के अंदर हाइपोथेटिकल थॉट स्टार्ट हो जाता है, बच्चे हाइपोथेसिस बनाने शुरू कर देते हैं, मफरूजे बनाने शुरू कर देते हैं। वो
हिपोथेसिस कैसे बनता है। अच्छा, आप लोगों ने माइक खोलने हैं और एक एक करके मुझे बताना है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई क्यों हो रही है। अच्छा, एक बंदा कह रहा है पॉलिटिकल। अच्छा, चले, एक हो गया कि गवर्नमेंट इंपोर्टेड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और कोई? जी, कर्जों का बोझ बढ़ गया है, और? आईएमएफ की शरारत की वजह से बढ़ गई है महंगाई, और कोई बंदा? चलें, मेरे सामने बहुत सारे हिपोथेसिस आ गए हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? एक हिपोथेसिस ये है कि आईएमएफ की शरारत की वजह से। एक हिपोथेसिस ये है कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। एक हिपोथेसिस ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। एक हिपोथेसिस ये है कि कर्जे ज़्यादा बढ़ गए हैं, वो इसलिए इस वजह से महंगाई है। तो ये जो सारी बातें आपने मुझे बताई कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, ये सारे हिपोथेसिस हैं। अब कौन बंदा अपने हिपोथेसिस में किस हद तक ठीक है, अपने हिपोथेसिस को आपको करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो ये जो हिपोथेसिस बनाना है, ये बच्चे आके सीखते हैं इस स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर बच्चों की हाइपोथेटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है इस स्टेज की अगली करेक्टरिस्टिक्स, वो है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, या डिडक्टिव लॉजिक क्या है? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सेब जमीन पर गिरने वाली बात की। न्यूटन ने सेब को जमीन पर गिरते देखा। उसने एक हिपोथेसिस बनाया, यानी हिपोथेसिस क्या बनाया कि जो जमीन है ये चीजों को अपनी तरफ खींचती है। या उसने, आप ये भी कह सकते हैं कि उसने एक जनरल रूल बना लिया। जनरल रूल या एक थ्योरी मानी उसने, जनरल रूल को माना कि जो ज़मीन है ये चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। उसने फिर इस पर रिसर्च की, और रिसर्च करके इस पर पूरी थ्योरी उसने एक डेवलप की, जिसको वो न्यूटन की, पता नहीं वो बड़ी मशहूर सा नाम है, मुझे भूल गया। अगर किसी को आता है तो मुझे बता दें, जो उसने ये सेब गिरने पे थ्योरी बनाई थी। ग्रेविटेशनल थ्योरी। जी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल। तो ये वाली जो रीजनिंग है ना, ये वाली हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ये हर बंदे के अंदर नहीं होती। अब देखिए, एक बंदा हिपोथेसिस बनाता है, फिर डिडक्टिव लॉजिक देता है, डिडक्टिव रीजनिंग देता है, फिर उस पे आगे उसको उसको आगे देखता है डिडक्टिव रीजनिंग को। तो ऐसे लोग या तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, या शायर हो सकते हैं, या थिंक टैंक्स हो सकते हैं। यानी ये आम लोगों में डेवलप नहीं होती, ये बहुत मखसूस तबके के अंदर डेवलप होती है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो, जिनका आईक्यू लेवल बहुत बुलंद होता है, जो आम लोगों की तरह नहीं होते। उनके अंदर इस स्टेज पे आके हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। अच्छा, तो ये मैं एक बार फिर देख लूं, शायद वो स्लाइड कहीं और रह गई हो। जी, यही आ सकी है। चलें, अब आप आगे, आप लोग जो है ना वो लिख सकते हैं। ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एक और चीज़ डेवलप होती है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ईगोसेंट्रिज्म, एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म। ये आखिरी चीज़ जो इसकी डेवलप होती है बच्चों के अंदर, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी है, वो है ईगोसेंट्रिज्म। अब हमने पहले भी ईगोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चों का ईगोसेंट्रिज्म था वो मुख्तलिफ था, जो एडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म है वो मुख्तलिफ है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो ईगोसेंट्रिज्म था, उसका मतलब ये था कि जो बच्चे सोचते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे पूरी दुनिया सोचती है। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वही पूरी दुनिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। जबकि यहाँ पे आके जो ईगोसेंट्रिज्म है, जो एडोलेसेंस में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो ईगोसेंट्रिज्म है, वो इस तरह का है कि वो कहते हैं कि वी आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि
हम पूरी दुनिया का मरकज हैं, सारे लोग हमें देख रहे हैं, सारे लोग हमें जज कर रहे हैं, हर कोई हमारी बात कर रहा है। कोई हंसता है तो फिक्र पड़ जाती है कि ये मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया, या मैंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं पहना, मुझे कोई दाग तो नहीं लगा हुआ। ये जैसे ये इस स्टेज में आके बच्चे बार बार मिरर की तरफ देखते हैं, वो शीशा जाके देखते हैं। बल्कि ये जो फीमेल्स हैं, ये तो इनका तो मोस्टली टाइम ही शीशे के आगे गुजरता है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, कोई कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं मस्कारा तो मिस नहीं है, कहीं वो आईलाइनर तो नहीं रह गया। ये सारी चीजें वो बार बार देखती रहती है, बड़ी फिक्र होती है अपने आप की कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। अच्छा, फर्ज कर लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तीन लोग हैं, एक बच्ची है, एक एक यंग औरत है, और एक बूढ़ी औरत है। ये तीनों जा रहे हैं, शहर शहर के अंदर से गुजर रहे हैं, और तीनों के कपड़े मैले हैं। तो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कौन होगी? बच्ची अनकंफर्टेबल नहीं होगी, यंग वन अनकंफर्टेबल होगी। बच्ची को तो अभी नहीं पता, बच्ची को अभी इतना नहीं आइडिया कि मुझे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। तो और बूढ़ी को भी कोई नहीं, उसने भी अपनी उम्र गुजार ली है, अब उसको भी कोई नहीं पहनावे से मतलब। तो पहनावे से मतलब यंग लोगों को है। तो जो इस स्टेज के लोग हैं, उनको फिक्र होती है कि हमें सब हमारी तारीफ करें, सब हमें देखें, सब हमारी बातें करें, हमारी अहमियत हो, हमारे ही हर तरफ चर्चे हों, हमने ही दुनिया फतह करनी है। तो ये सारी बातें इस स्टेज में आके ये वाला ईगोसेंट्रिज्म डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं अडोलिसेंट ईगोसेंट्रिज्म। तो ये थी प्याजे की स्टेजेस, प्याजे की थ्योरी की। मेरा ख्याल है हमने प्याजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको हल करना चाहिए, आपको उसका पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बड़ा इलेबोरेटिव अंदाज में आप लोगों को समझाया है। जी जी जी, वो भी मैं बयान करने लगा हूँ, बिल्कुल। हाँ, वो मैं बताने लगा हूँ। वो मैंने आज स्लाइड्स तो बनाई थी, लेकिन गलती से ना, ये मुझे थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ता है घर से इधर, ये सिग्नल्स की वजह से, तो वो स्लाइड गलती से घर रह गई है। ये वही कल वाली स्लाइड आ गई। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की अगर बात करें, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में प्याजे प्याजे के जो स्टेजेस हैं इनको लेके, वैसे सारे प्याजे भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वाइगॉट्स्की भी कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये सारे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये फेवर करते हैं कि एक्टिविटी मेथड जो है, उस क्लास में एक्टिविटी मेथड पे जोर देना चाहिए। बच्चों की स्टेजेस को देख के, उनकी थिंकिंग को देख के, वो एक्टिविटी या प्रोजेक्ट मेथड या डिस्कवरी लर्निंग, डिस्कवरी मेथड, ये वाले जो साइंटिफिक मेथड हैं, चूंकि बच्चों की सोच वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक होती जाती है, तो ये वाले जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ये वो इस्तेमाल करने को कहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो प्याजे की स्टेजेस हैं, ये बच्चों की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स की वेरिएशन को शो करवा देती हैं। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, वेरिएशन, बच्चों के अंदर वेरिएशन, इंडिविजुअल डिफरेंस का पता चल जाता है कि इस उम्र का बच्चा ऐसे होगा, इस उम्र का बच्चा ऐसे होगा, इस उम्र का बच्चा ऐसे होगा। अगरचे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को इस बात पे एतराज है कि ये इंडिविजुअल डिफरेंस जो है ये और तरह का है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो बेसिकली और तरह का होता है, यानी बच्चों की मुख्तलिफ साइकी, एक ही एज के बच्चों की मुख्तलिफ साइकी हो सकती है, वो लोग कहते हैं। लेकिन जो ये एक ये भी हकीकत है कि अगर आप मुख्तलिफ एज के बच्चों की साइकी को देखें तो स्टेजेस को सामने रखते हुए इंडिविजुअल डिफरेंस का पता चल जाता है। अच्छा, अब ये तो थी क्लासरूम में इसकी इम्प्लीकेशंस। अब इस पे कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए प्याजे पे। प्याजे का क्रिटिसिज्म जो है वो वो इस तरह था कि एक तो सारे लोग कहते थे कि ये जो है डेवलपमेंट, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जबकि प्याजे ने इनको स्टेजेस में बताया। ये इसने कहा कि डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टेजेस में होती है डेवलपमेंट। एक तो इस पे ये क्रिटिसिज्म था कि डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होती है, इसने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बना दिया। एक था कि प्याजे जो है उसने छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया है, यानी वो कहता है कि अगर वो कहता है कि 7 से 11 साल का बच्चा एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप नहीं होती है, उसके अंदर कंक्रीट वाली रीजनिंग होती है, ऐसा नहीं है।
कुछ बच्चों के अंदर, जो 7 से 11 साल के बच्चे हैं, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप हो जाती है वक्त से पहले। ये माहौल का भी काफ़ी असर होता है। अगर वालिदैन पढ़े लिखे हैं, उनके घर में स्कॉलरली इन्वायरमेंट है, तो वो ये उससे भी पहले हो सकती है, ये सोच उससे भी डेवलप हो सकती है। तो उसने बच्चों की सलाहियतों को, 7 से 11 साल तक वाले बच्चों की सलाहियतों को उसने अंडर एस्टिमेट किया है। बच्चे इससे ज़्यादा कर सकते हैं जितना प्याजे बता रहा है। और उस पे एक और भी एतराज़ है, वो ये है कि उसने जो एडोलेसेंट्स हैं या फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज वाले हैं, उनको बड़ा साइंसदान बना के पेश कर दिया है, बड़ी तोप चीज़ है। हालांकि ऐसा भी नहीं होता बाजों का। वो एडोलेसेंट में आके इतने भी साइंसदान कोई नहीं होते जितने प्याजे बना रहा है कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ गई जी, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ गई। ये इस स्टेज पे, वो चूंकि इसके प्याजे की रिसर्च है ना, इसके बारे में बच्चों पर ही रिसर्च है, बड़ों के एडल्ट्स पर रिसर्च नहीं है, इसकी बूढ़ों पर रिसर्च नहीं है। तो इसलिए उसने 11 साल से आगे वाली स्टेज को वो उसने छोड़ दिया कि ये फॉर्मल, इससे आगे उसने रिसर्च ही नहीं की। तो वो कहते हैं कि उसने छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया, और जो बड़े बच्चे थे उनको ओवर एस्टिमेट किया। ये थे उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स। तो आज, हाँ, हो जाती है, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, लेकिन वो उसने उसको रिवर्सिबिलिटी को भी कंक्रीट में जाके बताया है। तो इसीलिए उस पर ये एतराज था कि उसने छोटे बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया है। अच्छा, ये अब हमने प्याजे की थ्योरी खत्म कर दी है, प्याजे की थ्योरी खत्म हो गई है। अब हम आगे पढ़ेंगे वेगोट्स्की को। तो आप लोग मुझे बताएं कि वेगोट्स्की की थ्योरी आज ही पढ़नी है या इसको कल पे रखें। स्लाइड, वैसे वेगोट्स्की की स्लाइड मेरे पास है। अभी अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। चलें, ये वैसे वैसे हमारे पास कोर्स कंटेंट्स काफ़ी सारे हैं, तो हमें थोड़ी जल्दी भी करनी पड़ेगी। लेकिन चलें, अगर आप लोगों को, अच्छा फिर आप, हम्म, तो अक्सरियत की राय है कि कल हो। चलें ठीक है, मैं नोट्स शेयर कर देता हूँ। कल आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह वेगोट्स्की को पढ़ लें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।